क्या पाकिस्तान इजराइल को रेकग्नाइज कर सकता है? नहीं, देखिए जो अब्राहम अकॉर्ड है, पाकिस्तान का क्या रिस्पांस आया उसके ऊपर? कि हम नहीं करेंगे। नहीं, उन्होंने कहा कि हम तो इसको तभी कंसिडर करेंगे अगर स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन पहले बनाया जाए, करोगे। जी। और उन्होंने ये कहा कि जहां तक नेतन्याहू है, ही इज अ टेररिस्ट। दिस इज अ स्ट्रॉन्ग रिस्पांस तो कमिंग। फिर क्यों गए सऊदी अरब? इसलिए जो कंट्री एक तरह से शांति के मसीहा के तौर पर उभरा कि कैसा मैसेंजर ऑफ पीस बन गया है, ईरान और अमेरिका ने 50 साल बाद पहली बार टेबल पर बैठे और बातचीत हुई, तो एक तरह की कामयाबी तो थी, लेकिन वही अब एक डिप्लोमेटिक लाचार है इस समय। और आज ट्रंप नीड्स आसिम मुनीर मोर देन आसिम मुनीर नीड्स ट्रंप। ईरान से अगर बात अमेरिका करेगा, ईरान के लिए आज मीडिएटर बेस्ट जो है वो पाकिस्तान है। अमेरिका की दुश्मनी इतनी खतरनाक नहीं होती जितनी अमेरिका की दोस्ती खतरनाक है। इंडिया के लिए अगर अमेरिका की दोस्ती अच्छी नहीं है तो पाकिस्तान के लिए कैसे अच्छी होगी? पाकिस्तान ज्यादा समझदार है। पूछिए क्यों? हर बार उन्होंने जब भी करी है बातचीत या दोस्ती करी है अमेरिका के साथ, पाकिस्तानी जीते हैं। वो इसलिए जीते हैं क्योंकि उनको ये भी पता है कब छोड़ना है अमेरिका को, वो छोड़ दे। लेकिन अभी कुछ दिन पहले नमस्कार, इस खास पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। गोदी दरबारी मीडिया जो खबरें आपसे छिपाता रहता है और लगातार ड्रम बजाता है कि भारत विश्व गुरु बन चुका है, उसके नीचे, उस कारपेट के नीचे जो खबरें छिपी हुई हैं, दबी हुई हैं, उन खबरों को बताने के लिए मैं आपके सामने यहाँ पर पेश हो रही हूँ। और खासकर ऐसे वक्त में जबकि दुनिया लगातार बहुत तेजी से बदल रही है, उस बदलती दुनिया में हमारी यानी भारत की क्या जगह होगी, उस ड्रम की आवाज में, उस शोर में जो खबरें दब रही हैं, उनको बताना मैं अपनी जिम्मेदारी समझती हूँ। तो सबसे पहले कई बार हमने इस बात पर चर्चा की है कि पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिक सक्सेस या उनकी जो राजनयिक एक तरह से कामयाबी और जीत के एक छोटा देश एक बड़े प्लेयर, बड़े खिलाड़ी के तौर पर उभर रहा है, इस पर हमने जरूर चर्चा की। लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि एक तरह का राजनयिक या डिप्लोमेटिक क्राइसिस से पाकिस्तान गुजर रहा है और इस पूरे पीस प्रोसेस के दौरान इसको किस तरह से देखा जाए। मेरे साथ खास मेहमान, जाने माने मेहमान प्रवीण साहनी जी इस वक्त मौजूद हैं, फोर्स मैगजीन के एडिटर हैं। प्रवीण जी, मैंने दर्शकों से वादा किया था कि हम हर कुछ हफ्ते बाद आपके पास आएंगे और आपसे उन जो नाजुक और क्रूशियल सवाल हैं उनके जवाब लेंगे, क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे हैं, पहली बात तो जिनको समझ हो, दूसरी बात जिनके पास कहने की हिम्मत हो, और तीसरी वो शब्दावली, वो वोकैबुलरी भी हो। और आपकी लोकप्रियता शायद इसी वजह से। सबसे पहले मैं आपसे सीज फायर पे जाना चाहती हूँ, उसके बाद मैं ये भी जानूंगी, मैं आपका एक ट्वीट देख रही थी जिसमें आप यूरोपियन यूनियन की स्पोक्स पर्सन को कोट करते हुए ये कह रहे थे कि कैसे पाकिस्तान एक मेजर रीजनल पावर बन गया है, वो कह रही हैं, लेकिन ये भारत की शर्त पर या भारत की कीमत पर कैसे हो रहा है? तो सबसे पहले मैं भी खिलाफ हो गया है। अमेरिका में लोग खिलाफ हैं। ये सिर्फ हिंदुस्तान खड़ा है इजराइल के साथ और कोई भी मुल्क नहीं खड़ा। जी हाँ, अगला सवाल मैं पाकिस्तान पे आती जी। हूँ। और चूंकि इस बात की काफी चर्चा हुई और आलोचना भी हुई जब ये पॉडकास्ट हमने रिलीज किया कि आप हमारे दुश्मन देश की तारीफ कर रहे हैं, हालांकि हम जो कर रहे थे वो सिर्फ कोल्ड फैक्ट्स पे बेस्ड एनालिसिस कर रहे थे। अब कुछ और कोल्ड फैक्ट्स आ गए हैं और हो सकता है कि ये बात सुन के पाकिस्तानियों को बहुत अच्छा भी ना लगे, लेकिन जो फैक्ट्स हैं वो तो रहेंगे ही। अभी की बात है ये 2 दिन पहले की, जब आसिम मुनीर और साथ ही उनके प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ दोनों सऊदी अरब गए। इसके अलावा उनके डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर को फौरन तलब किया गया अमेरिका जाने के लिए, वहां वो गए। ये सब कुछ एक डिप्लोमेटिक क्राइसिस के तौर पर उभर रहा है, क्योंकि सीज फायर की इस पूरी कड़ी में अब्राहम अकॉर्ड्स पर सिग्नेचर चाहता है अमेरिका, पाकिस्तान से भी, दूसरे मुल्कों से भी जाता है, सऊदी अरब भी करे, बाकी लोग भी करें, जो कि पूरी तरीके से एंटी ईरान है अब्राहम अकॉर्ड्स। मैं इस पर भी आऊंगी कि उसका क्या रेलेवेंस है। लेकिन क्या आप इस डिप्लोमेटिक क्राइसिस को देख रहे हैं कि जो कंट्री एक तरह से शांति के मसीहा के तौर पर उभरा कि कैसा मैसेंजर ऑफ पीस बन गया है, पूरी दुनिया की सबसे बड़े नेता आकर टेबल पर बैठ के बातचीत कर रहे हैं, ईरान और अमेरिका ने 50 साल बाद पहली बार टेबल पर बैठे और बातचीत हुई, तो एक तरह की कामयाबी तो थी, लेकिन वही अब एक डिप्लोमेटिक क्राइसिस में बदल गई है। देखिए, इसके ऊपर भी आपसे मेरा नजरिया बिल्कुल अलग है। जैसे हम ईरान पे बात कर रहे थे, पाकिस्तान एक, अभी वो ईयू की फॉरेन मिनिस्टर थी वहां पर, पाकिस्तान आई थी क्यालिस, उन्होंने कहा है दैट पाकिस्तान इज अ रीजनल मेजर पावर। एंड हाउ डू यू डिफाइन द रीजन? रीजन क्या है? रीजन आज ये 3 एरियाज हैं, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया। और आज ट्रंप नीड्स आसिम मुनीर मोर देन आसिम मुनीर नीड्स ट्रंप। आज जब अभी हुआ है शंग्रीला डायलॉग, जहां पर पीट हेग्सेट थे, ये सेक्रेटरी ऑफ वॉर अमेरिका के, उनसे एक सवाल पूछा गया हिंदुस्तान पाकिस्तान पे, तो उन्होंने कहा हम चाहते हैं कि हमारा दोनों के साथ है और हम दोनों को अलग अलग लेन्स में हम उनके साथ काम करना चाहते हैं। आज जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान इज द एस्टैब्लिश्ड मीडिएटर फॉर वेस्ट एशिया पीस। अगर यहाँ पीस होगी, उसकी मीडिएशन होगी, जो अभी हम उस स्टेज पे पहुंचे ही नहीं है, क्योंकि ये सीज फायर ही नहीं हो पा रहा है। अगर होगी तो फिर से पाकिस्तान होगा। पाकिस्तान का जो है, ये जितनी भी कंट्रीज हैं रीजन की, सबके साथ रिश्ता अच्छा है। लेकिन फंस तो गया पाकिस्तान। पाकिस्तान कहाँ फंसा है? फंस ये गया कि अमेरिका ये चाहता है कि इससे पहले कि कोई भी सीज फायर हो, उसकी प्री कंडीशन, पहली शर्त ये लगा दी है कि अब्राहम अकॉर्ड्स पर उन मुस्लिम देशों को सिग्नेचर करने होंगे। क्या पाकिस्तान इजराइल को रिकॉग्नाइज कर सकता है? नहीं, देखिए, पहली बात तो प्रेसिडेंट ट्रंप को आप सीरियसली मत लीजिए, पहली बात। दूसरी बात, प्रेसिडेंट ट्रंप जो है, क्या वर्ड होता है, ही फील्स हेल्पलेस, लाचार है इस समय। यू सी, मैं इसलिए ये बोल रहा हूं, जो अब्राहम अकॉर्ड है,
पाकिस्तान का क्या रिस्पांस आया उसके ऊपर? कि हम नहीं करेंगे, नहीं, उन्होंने कहा कि हम तो इसको तभी कंसिडर करेंगे अगर स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन बनाया पहले जाए करोगे। जी। और उन्होंने ये कहा कि जहां तक नेतन्याहू है, ही इज अ टेररिस्ट। दिस इज अ स्ट्रॉन्ग रिस्पांस तो कमिंग। फिर क्यों गए सऊदी अरब? इसलिए उन्होंने ये रिस्पांस दिया बिकॉज दे नो दैट अमेरिका नीड्स देम। आज अमेरिका को अगर देखिए, ईरान से अगर बात अमेरिका करेगा, ईरान के लिए आज मीडिएटर बेस्ट जो है वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान इज एक्सेप्टेबल टू चाइना, पाकिस्तान इज एक्सेप्टेबल टू रशिया, इसलिए पाकिस्तान इज द बेस्ट, इज द ओनली चॉइस। लेकिन माना तो ये जाता है कि अमेरिका की दोस्ती उतनी खतरनाक, दुश्मनी इतनी खतरनाक नहीं होती जितनी अमेरिका की दोस्ती खतरनाक है। हेनरी किसिंजर ने ये बात कही थी, और मैं जब एक पैनलिस्ट से बातचीत कर रही थी तो उन्होंने यही बात कही कि पाकिस्तान एक तरह के एक उलझन में फंस गया है कि वो दोस्त भी बनना चाहता है, और जाहिर है IMF और वर्ल्ड बैंक इस सब पर आधारित है उनकी इकोनॉमी। जो आपने पहली बात कही हेनरी किसिंजर की, वो सही है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि हिंदुस्तान जो जुड़ गया है एकदम इंडिया अमेरिका के साथ, दिस इज नॉट अ गुड पॉलिसी। तो इंडिया के लिए अगर अमेरिका की दोस्ती अच्छी नहीं है तो पाकिस्तान के लिए कैसे अच्छी होगी? पाकिस्तान ज्यादा समझदार है, पूछिए क्यों। मैं बता बताइए ना, क्यों? सुनिए बताइए क्यों? सुनिए बात को। देखिए, पाकिस्तान में जो एक अच्छी बात रही वो उनकी आर्मी रही। सुनिए इस बात को। जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं, जब पहली जंग हुई जम्मू कश्मीर की, जब सीज फायर लाइन बनी 1 जनवरी 1949 को सीज फायर लाइन बन गई, उसके बाद जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई जनरल हेडक्वार्टर्स की, वो ये हो गई कि हमें इंडिया के मुतालिक जो फॉरेन पॉलिसी है उसको हम ध्यान रखेंगे। वी आर रिस्पॉन्सिबल एंड वी आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान, बिकॉज उस समय जो उनका कैपिटल था दैट वाज इन कराची। 49 उधर कराची में था। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, जब उन्होंने ये टेस्ट कर लिया 1998 में टेस्ट किया पाकिस्तान ने, उसके बाद पाकिस्तान जनरल हेडक्वार्टर ने बोला अब हम फॉरेन पॉलिसी भी रखेंगे, हम करेंगे। कहने का मतलब ये है कि जो उनका जनरल हेडक्वार्टर है, जो उनकी टॉप लीडरशिप है, उसको एक्सपीरियंस बहुत है इन चीज़ों का। उनको देखिए ये चीज़ें एक्सपीरियंस से भी आती हैं, और हर बार उन्होंने जब भी करी है बातचीत या दोस्ती करी है अमेरिका के साथ, पाकिस्तानी जीते हैं। वो इसलिए जीते हैं क्योंकि उनको ये भी पता है कब छोड़ना है अमेरिका को, वो छोड़ देते हैं। लेकिन इसके पीछे तो मुझे लगता है सानी साहब यही है कि उनकी जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो इस तरह से है कि वो बार्गेन कर सकते हैं, वो चाहे तो ब्लैकमेल भी कर सकते हैं। वो तो हमारी बॉर्डर्स, हमारा बॉर्डर तो ईरान से नहीं मिलता। ना, हमारी बहुत अच्छी लोकेशन है। देखिए, आज से जब मोदी सरकार आई थी उस समय ये बात होती थी कि जो तीनों बड़ी ताकतें हैं, मल्टीपोलर वर्ल्ड बन गई थी तकरीबन, लोग मानते हैं 2017 में। उस समय मोदी सरकार थी यहाँ। उस समय सारा फोकस जो था वो इंडो पैसिफिक के ऊपर था, यूरेशिया पे नहीं था। अब यूरेशिया पे चला गया है। तो इंडो पैसिफिक पे जो था, अगर आप हमारी लोकेशन देखें, हम बीच बैठे हुए हैं इंडियन ओशन के। तो तीनों बड़ी ताकतें हमसे बात करना चाहती थी, पर हमने कहा कि हम चीन से बात नहीं करेंगे, और हमने कहा कि जो रशिया है वो अब इट इज अ पावर जो डिक्लाइन में है। जो हमारे अभी CDS रिटायर हुए हैं अनिल चौहान, ये उनकी स्टेटमेंट है, हम सिर्फ अमेरिका के साथ बात करेंगे। तो कहने, और अमेरिका हमको जो है वो बराबरी से बात नहीं करता, अमेरिका किसी के साथ बराबरी से बात नहीं करता, उनकी आदत यही है। कहने का मतलब ये है कि ये लोकेशन तो एक चीज होती है, दूसरी चीज क्या होती है जो पाकिस्तान के हक में है। एक लोकेशन है, मुस्लिम नेशन है, न्यूक्लियर वेपन है, दुनिया इस नतीजे पे पहुंची है, जो कि EU के फॉरेन मिनिस्टर दिस लेडी आल्सो सेड द सेम थिंग इन पाकिस्तान, दैट यू आर अ रीजनल मेजर पावर। हाउ डिड दे कम टू दिस कंक्लूजन? उसी तरीके से जैसे अमेरिका पहुंची बिकॉज ऑफ ऑपरेशन सिंदूर। लेकिन अगर इतने ही शानदार लोग होते तो इकोनॉमी इतनी खराब अब देखिए, ये दो बातें हो गई। नहीं, लेकिन आप बताइए, आर्मी का भी पूरा बजट। नहीं, सुनिए बात को, ये दो बातें हो गई। अब सिक्योरिटी पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी, गवर्नेंस, दीज आर सेपरेट थिंग्स। अब गवर्नेंस में कमजोरी है, वो उनको ठीक करनी पड़ेगी। लेकिन देखिए, एक गरीब मुल्क के लिए, आपने चूंकि उनकी आर्मी की तारीफ की, इसलिए मैं सवाल यहाँ पैदा होता है कि कितने गरीब मुल्क के लिए सिर्फ इसलिए कि उनकी पूरी आर्मी और पूरी जो उनकी स्ट्रेटजी है वो इंडिया के अगेंस्ट है, इंडिया सेंट्रिक है, इसलिए एक बड़ा हिस्सा उनके बजट का जाता है उनकी आर्मी। हमारे यहाँ भी बहुत कोशिश करते हैं लोग कि ज्यादा से ज्यादा डिफेंस को जाए बजट। हो सकता है आप एक पूर्व सैनिक के तौर पर आप भी इस बात की वकालत करें, मैं इसकी वकालत नहीं करती कि ज्यादा बजट जाना चाहिए डिफेंस को। मुझे लगता है वो एजुकेशन में जाना चाहिए और दूसरे वेलफेयर के कामों में जाना चाहिए। लेकिन अगर यही आर्मी का ये पूरा कंट्रोल नहीं होता तो उनकी इकोनॉमी बेटर होती। क्यों वर्ल्ड बैंक, IMF और अमेरिका और साथ साथ सऊदी अरब, UAE, इन सब की डोनेशंस पे तो ये मुल्क, ये जो मुल्क है हमारा पड़ोसी मुल्क, ये डिपेंड करता है। तो इतने शानदार कैसे हो गए, इतने कामयाब कैसे हो गए? तो अब आप इसका जवाब सुनिए। जवाब इसका ये है, ये दोनों चीजें अहम होती हैं, देश की तरक्की, डेवलपमेंट, और आपकी सॉवरेन इंटीग्रिटी, कि आपके बॉर्डर सिक्योर हैं, हम कलेक्टिव सिक्योरिटी। उसका मतलब ये होता है, मिसाल के तौर पर हमारे जो है प्रॉब्लम है, पाकिस्तान को और हिंदुस्तान को लाइन ऑफ कंट्रोल है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, बातचीत करनी है। ये देखना है कि किस तरीके से हम उसको, जो हमारा डिफेंस है, उसको हम सिक्योरिटी में कन्वर्ट करें।
वो एक अलग कॉन्सेप्ट है जिससे कि ज्यादा पैसा जो है वो डेवलपमेंट में लगाया जा सके। मिसाल के तौर पर ये सलाह जो है ये पाकिस्तान को, जब हमने 5 अगस्त 2019 को ये 370 और 35A हटाया जम्मू कश्मीर से, उसके बाद ये जनरल बाजवा, इमरान खान प्राइम मिनिस्टर, ये सब गए थे वहां पर चाइना। तो शी जिनपिंग ने खुद बताया था जनरल बाजवा को, जो जनरल बाजवा ने मुझे बताया था, जबकि उनकी 2022 में नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी इस्लामाबाद में उन्होंने करी थी, पब्लिक करी थी, तो मुझे भी वहां पे इनवाइट आया हुआ था। तो हाँ, मैंने उनसे खड़े खड़े ये बात करी थी। तो उनको ये बताया था शी जिनपिंग ने, जो उनकी मीटिंग हुई थी जनरल बाजवा की, आप ऐसा करिएगा, आप जो है कश्मीर इशू है पर आपका बड़ा इशू होना चाहिए डेवलपमेंट, आप उस पर फोकस करिए। और उसको मिसाल दी उन्होंने कहा कि देखिए हमने मकाऊ और हांगकांग के लिए 99 ईयर्स और 104 साल जो है हमने वेट किया, हमने डेवलपमेंट पे रखा फोकस। इसीलिए आज पाकिस्तान आपसे कह रहा है बार बार कि हमसे बात करिएगा। चाइना कह रहा है कि आप बात करिएगा, वो इसलिए नहीं कह रहा है क्योंकि वो आपसे डर गया है, वो इसलिए कह रहा है बिकॉज इससे पूरे रीजन की तरक्की होगी। बिल्कुल। तो इसको हम बोलते हैं कलेक्टिव सिक्योरिटी, जो समझनी है, समझना होगा कि जंग का नहीं शांति का वक्त है। हाँ, लेकिन मैं चूंकि अब डोमेस्टिक पॉलिटिक्स अगर देखने की आप कोशिश करें पाकिस्तान की, तो उसमें साफ तौर पे यही होता है कि भारत को डराकर, ज्यादा से ज्यादा भारत के नाम पर डराकर ज्यादा से ज्यादा फंड जो है वो शिफ्ट किया जाता है। मिलिट्री का पूरा टेक ओवर है, जो भी वहां गवर्नेंस का स्टाइल है, मैं तो उससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। और एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर जो समझती है कि हमेशा सेना को सरकार के मातहत होना चाहिए, ना कि अदर वे अराउंड। तो ऐसे में मुझे ये बताइए कि ये डायलॉग मुमकिन कैसे है, क्योंकि जो वहां की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स उस पर भी हम लगातार चर्चा करते हैं, लेकिन इनकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे चर्चा कर लेते हैं। वो भारत के नाम पर डरा कैसे पाएंगे अपनी आवाम को, इलेक्शन कैसे जीतेंगे अगर बातचीत शुरू हो जाएगी? बल्कि उनसे बात करना आसान है, मैं समझाता हूँ कैसे आसान है। देखिए, इसमें ऐसा है कि आज जो है आर्मी चीफ जो है उनका, जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है एंड द जनरल हेडक्वार्टर्स, वो उनकी सिक्योरिटी पॉलिसी भी कंट्रोल करते हैं, फॉरेन पॉलिसी भी कंट्रोल करते हैं। और जो उनका आज NSA है वो DG-ISI भी है, लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक NSA भी है और DG-ISI भी है, दोनों रोल कर रहे हो। अच्छा, ये है आज जो है अभी ये जो EU की जो आई थी द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ EU, उसकी रिपोर्ट आई है कि वो जनरल हेडक्वार्टर गई मिलने के लिए आसिम मुनीर से, बिकॉज शी ऑल्सो अंडरस्टैंड्स ही इज अ इंपॉर्टेंट मैन, वी नीड टू मीट हिम। सो एंड इवन प्रेसिडेंट ट्रम्प, he talks about my favorite field marshal, after that he says the prime minister. So कहने का मतलब ये नहीं है कि आसिम मुनीर is there, he is the army chief, it is about the army chief. तो कहने का मतलब ये है, तो जब आप याद करिए ना 2008 के अंदर जब जनरल मुशर्रफ ने कहा था, और हमारे यहाँ हमसे मनमोहन सिंह से बात हो रही थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह के, तो उन्होंने कहा था कि मैं इतने घंटे के अंदर इसको सॉर्ट आउट कर देता हूँ कश्मीर को, एंड ही गिव दैट 4-point प्लान आल्सो। और वो कर भी सकते थे, फिर वहां पे उनकी अपनी प्रॉब्लम्स हो गई, हमारे यहाँ भी कुछ क्योंकि सेंट्रलाइज्ड है वहां पावर, डेमोक्रेसी कम है, वो लॉयर्स की वो हो गई वहां पे। ये भी है ना कि वहां कुछ लोग मिलकर सारा फैसला कर सकते हैं। देखिए, उनसे बातचीत करनी बहुत आसान है, क्योंकि उसमें ये नहीं है कि आपको उससे भी बात करनी है, उससे भी बात करनी है, इससे भी बात, आपको पता है किससे बात करनी है, पर हम बात करते नहीं है। आप इसको अच्छी चीज बता रहे हैं, मेरी नजर में ये बहुत अच्छी चीज नहीं है। मैं जो सेंट्रलाइज्ड पावर है मैं उसके खिलाफ हूं। नहीं, वो खैर हमारा ओपिनियन देखिए, लास्ट वर्ड लेट मी से ऑन दिस, सी लेट मी नॉट कमेंट एंड आई थिंक नोबडी शुड। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आप भारतीय मीडिया का रिएक्शन देखना और सुनना पसंद करते हैं तो ज़ेड क्रिकेट को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आए आपके पास फौरन से नोटिफिकेशन आ सके। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक